यह एक कलाकार की प्रारंभिक मंगल ग्रह की अवधारणा है जिसकी सतह पर तरल पानी, नीले क्षेत्र है। मंगल ग्रह पर प्राचीन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पानी के संकेत हैं, जैसे कि घाटियों और डेल्टा जैसी विशेषताएं और खनिज जो केवल तरल पानी की उपस्थिति में बनते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह का वातावरण नदियों, झीलों और शायद पानी के महासागरों को बनाने के लिए पर्याप्त घना और गर्म था। जैसे जैसे ग्रह ठंडा हुआ और अपना वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र खोता गया, सौर हवा और सौर तूफानों ने ग्रह के वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरिक्ष में नष्ट कर दिया, जिससे मंगल ग्रह आज के ठंडे, शुष्क रेगिस्तान में बदल गया। हालांकि आज मंगल की सतह ठंडी और जीवन के लिए प्रतिकूल है, लेकिन मंगल पर नासा के रोबोट खोजकर्ता इस बात के सुराग खोज रहे हैं कि क्या सुदूर अतीत में इस पर जीवन हो सकता था। शोधकर्ताओं ने गेल क्रेटर में पाए जाने वाले कार्बन समृद्ध खनिजों, कार्बोनेट की समस्थानिक संरचना को मापने के लिए क्यूरियोसिटी पर लगे उपकरणों का उपयोग किया और इस बात की नई जानकारी प्राप्त की कि लाल ग्रह की प्राचीन जलवायु कैसे बदल गई। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के डेविड बर्ट और 7 अक्टूबर को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित इस शोध का वर्णन करने वाले एक पेपर के मुख्य लेखक ने कहा, इन कार्बोनेट के आइसोटोप मान वाष्पीकरण की अत्यधिक मात्रा की ओर इशारा करते हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि ये कार्बोनेट संभवतः ऐसे जलवायु में बने हैं जो केवल क्षणिक तरल पानी का समर्थन कर सकता है। हमारे नमूने मंगल की सतह पर जीवमंडल वाले किसी प्राचीन वातावरण के अनुरूप नहीं हैं। हालांकि यह भूमिगत जीवमंडल या सतही जीवमंडल की संभावना को खारिज नहीं करता है, जो इन कार्बोनेट के बनने से पहले शुरू और समाप्त हो गया था। आइसोटोप एक तत्व के अलग अलग द्रव्यमान वाले संस्करण होते हैं। जैसे जैसे पानी वाष्पित होता गया, कार्बन और ऑक्सीजन के हल्के संस्करण वायुमंडल में जाने की अधिक संभावना थी, जबकि भारी संस्करण अधिक बार पीछे रह गए, अधिक मात्रा में जमा हो गए और इस मामले में अंततः कार्बोनेट चट्टानों में शामिल हो गए। वैज्ञानिकों की दिलचस्पी कार्बोनेट में है क्योंकि जलवायु रिकॉर्ड के रूप में कार्य करने की उनकी सिद्ध क्षमता है। ये खनिज उन वातावरणों के संकेतों को बनाए रख सकते हैं जिनमें वे बने थे, जिसमें पानी का तापमान और अम्लता और पानी और वायुमंडल की संरचना शामिल है। पेपर में गेल में पाए जाने वाले कार्बोनेट के निर्माण के 2 तंत्र प्रस्तावित किए गए हैं। पहले परिदृश्य में गेल क्रेटर के भीतर गीले सूखे चक्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से कार्बोनेट बनते हैं। दूसरे में गेल क्रेटर में ठंडे, बर्फ बनाने वाली क्रायोजेनिक स्थितियों में बहुत नमकीन पानी में कार्बोनेट बनते हैं। नासा गोडार्ड के जेनिफर स्टर्न, जो पेपर के सह लेखक हैं, ने कहा, ये निर्माण तंत्र 2 अलग अलग जलवायु व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अलग अलग रहने योग्य परिदृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं। गीले सूखे चक्रण से अधिक रहने योग्य और कम रहने योग्य वातावरण के बीच परिवर्तन का संकेत मिलेगा, जबकि मंगल के मध्य अक्षांशों में क्रायोजेनिक तापमान कम रहने योग्य वातावरण का संकेत देगा, जहां अधिकांश पानी बर्फ में बंद है और रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान के लिए उपलब्ध नहीं है, और जो है वह जीवन के लिए बेहद नमकीन और अप्रिय है। प्राचीन मंगल के लिए ये जलवायु परिदृश्य पहले भी प्रस्तावित किए जा चुके हैं, जो कुछ खनिजों की मौजूदगी, वैश्विक स्तर पर मॉडलिंग और चट्टान संरचनाओं की पहचान पर आधारित हैं। यह परिणाम परिदृश्यों के समर्थन में चट्टान के नमूनों से आइसोटोपिक साक्ष्य जोड़ने वाला पहला परिणाम है। मंगल ग्रह के कार्बोनेट में भारी आइसोटोप मान पृथ्वी पर कार्बोनेट खनिजों के लिए देखे जाने वाले आइसोटोप मान से काफी अधिक हैं, और ये किसी भी मंगल ग्रह की सामग्री के लिए दर्ज किए गए सबसे भारी कार्बन और ऑक्सीजन आइसोटोप मान है। वास्तव में टीम के अनुसार भारी कार्बन और ऑक्सीजन से भरपूर कार्बोनेट बनाने के लिए गीली सूखी और ठंडी नमकीन दोनों जलवायु की आवश्यकता होती है। बर्ट ने कहा, यह तथ्य कि कार्बन और ऑक्सीजन आइसोटोप के ये मान पृथ्वी या मंगल पर मापी गई किसी भी चीज से ज्यादा हैं, इस बात की ओर इशारा करता है कि एक प्रक्रिया या प्रक्रियाओं को चरम पर ले जाया जा रहा है। जबकि वाष्पीकरण पृथ्वी पर महत्वपूर्ण ऑक्सीजन आइसोटोप परिवर्तन का कारण बन सकता है, इस अध्ययन में मापे गए परिवर्तन 2 से 3 गुना बड़े थे। इसका मतलब 2 बातें हैं। 1, वाष्पीकरण की अत्यधिक मात्रा ने इन आइसोटोप मानों को इतना भारी बना दिया, और 2, ये भारी मान संरक्षित थे
इसलिए कोई भी प्रक्रिया जो हल्के आइसोटोप मान बनाती, वह परिमाण में काफी छोटी रही होगी। यह खोज क्यूरियोसिटी रोवर पर लगे सैंपल एनालिसिस 8 मार्स (SAM) और ट्यूनेबल लेजर स्पेक्ट्रोमीटर (TLS) उपकरणों का उपयोग करके की गई थी। SAM नमूनों को लगभग 1652 डिग्री फ़ारेनहाइट (लगभग 900 डिग्री सेल्सियस) तक गर्म करता है, और फिर TLS का उपयोग उस तापन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाली गैसों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए धन नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम से मंगल विज्ञान प्रयोगशाला परियोजना के माध्यम से आया। क्यूरियोसिटी का निर्माण नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला JPL द्वारा किया गया था, जिसका प्रबंधन कैलिफोर्निया के पासाडेना में कैलटेक द्वारा किया जाता है। वॉशिंगटन में नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय की ओर से JPL ने मिशन का नेतृत्व किया। नासा गोडार्ड ने SAM उपकरण बनाया, जो एक लघु वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसमें रसायन विज्ञान का विश्लेषण करने के लिए 3 अलग-अलग उपकरण शामिल हैं, जिसमें TLS, साथ ही नमूनों को संभालने और संसाधित करने के लिए तंत्र शामिल हैं।